केमिस्ट्री एजुकेशन की तरफ से आप सबका वेलकम हो गया। और सब स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ जो नाइन्थ क्लास में प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो मतलब कि उर्दू मीडियम स्कूल से आए होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए होंगे। तो वैसे लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है जब बंदा 8 क्लास से 9th क्लास में इंटर होता है ना। तो 9th क्लास में ना मतलब कि एकदम से ही अचानक से डिफरेंट बुक्स का एक साथ आना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप 8 क्लास तक पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो साइंस होती है उसमें केमिस्ट्री भी होती है, फिज़िक्स भी होती है, बायो भी होती है, मिक्सअप होते हैं। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में ना तो सब कुछ सेपरेट सेपरेट होता है। केमिस्ट्री की बुक सेपरेट होती है, तो बायोलॉजी की बुक्स अलहदा होती हैं, फ़िज़िक्स की बुक्स अलहदा होती हैं। ठीक है, सो ऑन। तो जो लोग लेकिन केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट भी है लेकिन आसान भी है। ठीक है, ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो सूबा पंजाब मतलब कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रहते हैं। ठीक है, और उस बुक्स को ही अकॉर्डिंग जो लेक्चर जो है ना वो प्रिपेयर किया गया है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिटी में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो विलेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उन्हें मतलब कि कोई ट्यूशन नहीं अवेलेबल होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ख़ास तौर पर जो रिलेटेड टू केमिस्ट्री क्योंकि एक टफ़ सब्जेक्ट लगता है लोगों को, लेकिन इतना टफ़ नहीं है। इट इज़ अ गेम। अगर आप मतलब कि इसको कंसेप्ट के लिहाज से पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री एक गेम है। ठीक है, कोई टफ़ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप केमिस्ट्री तभी समझ सकते हैं अगर आप डेली का काम डेली करेंगे। जो भी आपको डेली बेसिस पे टॉपिक पढ़ाया जाए आप उसके राइट करें, उसके नोट्स बनाएं। नोट्स की ज़रूरत ना ही हो तो जितना आपको डेली काम दिया गया हो ना, ठीक है, उसको डेली बेसिस पे आप याद करें और एक बार लिखें। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उर्दू मीडियम से पढ़ कर आए हैं ना। तो जो उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं ना, तो वो जब इंग्लिश मीडियम में आते हैं ना, तो उनको बहुत से जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग का नहीं पता होता। ठीक है, और उनकी बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती हैं। उनका बेस्ट वे यही है कि आप जो भी टॉपिक मिले आप उसको प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करके मतलब जो भी टॉपिक आपको मिलता है, जो भी डेली बेसिस पे काम मिलता है उसको तैयार करें। तैयार करके और उसे लिखें, और उसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना उसकी करेक्शन के लिए आप डेली उसे करेक्ट करें कि भैया आज मेरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। ऐसा ऐसा आपकी जो डेली स्पेलिंग मिस्टेक होंगी वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और डेली बेसिस पे काम करने से आप मतलब एक टाइम की पाबंद हो जाएंगे। लाइफ में हमेशा वही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं जो टाइम की पाबंदी करते हैं, मतलब डेली काम करते हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपनी स्टडी से मतलब है। आप अपने डेली बेसिस पे जो काम है वो डेली करें। ठीक है, आपको किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक अपना स्केड्यूल बनाएं। ठीक है, शेड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक डेली ही स्टडी करें। कम से कम आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम आप 1 से 2 घंटे तो डेली केमिस्ट्री को दें ना, सिर्फ केमिस्ट्री को। ठीक है, इसमें अब इसके जो चैप्टर है ना 8 यूनिट हैं। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे और इसमें हम जितने भी कंसेप्ट है ना कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मतलब रीडिंग तो किसी भी बुक से कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में आपको नहीं समझ आ रही है, आप उर्दू बुक ले लेंगे, उर्दू से रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के लिहाज से फंडामेंटल केमिस्ट्री ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना इसमें हम पढ़ेंगे। वैसे ये बेसिक चैप्टर है, इसमें ब्रांचेस आ जाएंगी, बेसिक जो डेफिनेशन है वो आ जाएंगी, है ना। और केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बताया गया होगा, एवोगाड्रो नंबर के बारे में, केमिकल कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, ये बेसिक है चैप्टर, इसको हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं और इससे मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट 1.5 लाइन है ना इसको रीड करें। इसमें उसने बताया गया हुआ है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एटम्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर
उसको डिस्कस करते हैं ना, वो केमिस्ट्री कराती है। अब आप जिधर कोई भी चीज़ को देखें ना, वो सब्सटेंस ही है। सब्सटेंस से मुराद एशिया आप उसको कह सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। आप इर्द गिर्द देखें, कमरे में देखें, रूम्स में देखें, बाहर हैं, जिस चीज़ को देखेंगे वो सब चीज़ें सब्सटेंस हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर मतलब उनकी बनावट, उनकी कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और उनकी खसूसियात, ठीक है, और उनके रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैटर, मैटर भी एक मादे को बोलते हैं, सब्सटेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। जिनमें इन चीज़ का जिक्र किया जाए उनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद उसने बताया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, इसने हमें बहुत सारी सहूलियात वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। बाकी इसमें मतलब कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में ना, इसमें जो करने वाली चीज़ है ना, वो बस यही है कि आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और रीड इसको ज़रूर करना है, ठीक है। रीड कर भी लेते हैं हम। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ। मतलब कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी इसने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, मतलब कि सहूलियात दी हुई हैं, ठीक है। इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। मतलब कि हम एक इमेजिन करें, एक ख़्याल करें कि एक केमिकल प्रोडक्ट्स का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम मेडिसिन्स देख लें, ड्रग्स देखते हैं, साबुन देख लें, डिटर्जेंट्स, मतलब कि ये जो आप घर में सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका, और पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये वो होते हैं जो आगे आप इनको पढ़े भी गए। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो मतलब कि ये स्प्रे वगैरह होती है ना विलेज के इलाकों में, है ना, मतलब कि फसलों को, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अच्छा, विच आल फ्रूट ऑफ एफर्ट ऑफ केमिकल्स, मतलब ये सब केमिकल्स ही हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिन वेस्ट। मतलब वो क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ का केमिकल्स होते हैं ना, ये मतलब जहरीले वेस्ट होते हैं। आप जो जिस इंडस्ट्री में देख लें, ठीक है, अब कोई भी इंडस्ट्री होती है पेस्टिसाइड्स, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, मतलब सबका सब केमिकल तो नहीं बन जाता, कुछ केमिकल्स वो नहरों और मतलब के पानी के साथ बहा ले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी वगैरह पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, जहरीला हो जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। मतलब इसमें उसके बेनिफिट्स भी बताए हुए हैं कि जो केमिस्ट्री है ना, ये हमारे नॉलेज और टेक्निक है ना, उसको इम्प्रूव करते हैं, हमारी हेल्थ को, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करती है, ठीक है, टू कर्स टू नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, जो बेसिक डेफिनेशन और उनके कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। इधर हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जो ये केमिस्ट्री है ना, पैराग्राफ में इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि रीड आप खुद भी कर सकते हैं, जस्ट आपको कोई कंसेप्ट देना है और बताने हैं, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical property of matter along with the changes in them। मतलब कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो चीज़ है जिसमें मैटर की ना फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन, मतलब कि आपके हाथ में मोबाइल है ना, हमने ये देखना है कि इसका मोबाइल गर्म कब होता है, ठंडा कब होता है, ठीक है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ऊपर शीशे का मतलब कि ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन देखनी है, कंपोजिशन यही आ जाएगी कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये देखनी है कि इसका वर्क क्या क्या है, ठीक है, किस तरह लाइट इसमें आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल भी एक मैटर है ना, ठीक है। इन चीज़ों का जिसमें हम मतलब कि मैटर की, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ये तो आपको समझाना था। मैटर जो मादा होता है ना, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन जो होती है ना, उसके रिलेशन और उसमें जो चेंज वगैरह आते हैं ना, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैस,
अच्छा, केमिस्ट्री में ना बेसिक लेवल पर बात की जाती है, एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर और स्टडी अंडर द ब्रांच। मतलब कि इसमें यही बात कर रहा है कि जो एटम, मॉलिक्यूल्स और गैस है ना, लिक्विड, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनमें इस अफेक्ट देखना है, इन पे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है, मैटर पे टेम्परेचर बढ़ने से मैटर क्या हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि ये सब इसी ब्रांच में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एटम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा, इस पे क्या अफेक्ट होगा, मतलब कि फ़िज़िकल उसकी स्टेट पे क्या चेंज आएगा, ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, और कार्बन, ठीक है। बेसिकली ऑक्सीजन इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन और इनसे बनने वाले मॉलिक्यूल का, मतलब के बनने वाले मॉलिक्यूल्स या मतलब के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है। कि ये जो कार्बन एटम है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, ठीक है, कार्बन एटम का, ठीक है, और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें टोटली ज़िक्र ही कार्बन का होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऐसी जो मतलब कि ऐसी स्टडी जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और इनसे डेरिवेटिव कंपाउंड, मतलब इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ऐसी जो ब्रांच होती है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और दूसरा उसने बस यही बताया हुआ है कि इसका मतलब जैसे पेट्रोलियम हो गया या पेट्रोलियम केमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, फार्मास्यूटिकल मतलब जो अद्वियात वगैरह बनाती हैं, ठीक है। और जो ये पेट्रोल वगैरह, ये सब, इसमें सब कार्बन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी से धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज़ होता है, ठीक है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन मौजूद होती है। जिसमें कार्बन का जिक्र किया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अगर उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन में आ जाती है, जैसे ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, सेरेमिक एंड मेटलर्जी, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओरिज, मतलब ये मेटल्स वगैरह, मेटल्स क्या होती हैं, धात वगैरह होती हैं, जैसे लोहा वगैरह, ये सब क्या है, ये धात हैं, जिंक, ये वो। मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, मतलब कि मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। अब तक हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? अब यार बायोकेमिस्ट्री से आपको नेम से नहीं लग रहा कि मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, नेम से ये बायोलॉजी से रिलेट भी करती है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो बायोकेमिस्ट्री है ना, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन है ना, उनकी स्टडी करते हैं। मतलब आप जब इंसान की बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, सेल्स, और सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, ऑर्गेनेलीज़ के अंदर मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब आपके अंदर जो डेली बेसिस पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी सेल्स, उनके दरमियान जो रिएक्शन होते हैं ना, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके नीचे इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिकल केमिस्ट्री आर इन द फील्ड मेडिसिन, फूड्स साइंस, एग्रीकल्चर। मतलब मेडिसिन होगी, फूड साइंस होगी, एग्रीकल्चर, ये सब किस में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनसे हम इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट हमारी जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनसे ही बनती हैं, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के में आ जाती हैं। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल कंपाउंड और कमर्शियल स्केल। अब इंडस्ट्री लेवल पे आप देखें ये जो लीवर ब्रादर्स होते हैं, ठीक है, कोई मिल्क की इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, कोई भी जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और कोई जो चीज़ें बनाती है सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, साबुन की इंडस्ट्री होगी, ठीक है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना हैं, इनकी अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें, मतलब फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों की स्टडी करते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद नीचे उसने बताया भी है इसमें क्या क्या आ जाता है। ये सोप, साबुन आ गए, फर्टिलाइज़र, ये अपनी खादें वगैरह आ गई, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गए, पेंट्स, रंग वगैरह आ गए, पेपर, ठीक है, ये जो हम लिखते हैं पेपर, ये भी इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। अब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पता है कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। अब इस लेवल पे ना आपने एज इट इज़ सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट होंगे जो आपको अगली क्लासों में या अगले चैप्टरों में क्लियर होंगे, अभी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपने जस्ट डेफिनेशन और एग्जाम्पलें ये तैयार करनी है ताकि कोई आपसे पूछ ले तो वो आपको पता हो। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट ये यूज़ होते हैं इसमें, जैसे आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और डिफरेंट मेडिसिन्स वगैरह होती हैं उनमें ये यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब आपको इस तरह देखते हैं, अब इंसान है ना, इंसान का भी इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट पर, ठीक है। जैसे बारिश आने से मतलब कि बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। ये ज़मीन की एसिडिटी में इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है, एसिडिक हो जाती है ज़मीन। आप देखें ज़्यादा बारिश आने से कुछ दरख्तों के पत्ते जो है ना वो पीले हो जाते हैं, जर्द कलर के, ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक होती है। कुछ इमारतें होती हैं उनका रंग ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये इनकी जो स्टडी होती है ना, इनके मतलब कौन कौन से इसमें केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। नीचे भी उसने यही बताया, सॉइल, वाटर और बायोलॉजी, इनके बारे में ही बताया हुआ। इसकी भी आपने जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड को। मतलब कि एक सैंपल है, ठीक है, सैंपल आप कैसे कह लेते हैं, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो सैंपल जो है ना मतलब कि कोई भी हमें एक चीज़ दी गई है, ठीक है, आपको एक शुगर है ना, शुगर, उसका एक दाना आपको दिया जाए, ठीक है, और बताया जाए ये क्या चीज़ है, आप क्या करोगे, उस पर एक वर्क करोगे, उसको टेस्ट करोगे। अगर वो स्वीट हुआ, मतलब मीठा होगा, तो आप बता देंगे ये चीनी है, ये शुगर है, ठीक है। तो उस पर डिफरेंट मतलब आप टेस्ट करोगे, ठीक है। और एनालाइट करना, एनालाइट मतलब किसी चीज़ का तज्ज़िया करना, किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना और उसकी शनाख्त करना कि आया कि ये वही चीज़ है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें आप फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल, क्लिनिकल, मतलब ये सब इसी चीज़ में ही आ जाती हैं, ठीक है। नीचे उसने बताई है। और एनालाइज दो किस्म का होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटिव, ठीक है। अब क्वालिटेटिव वो होता है जिसमें आप सिर्फ क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ दी गई है, आपने उसका टेस्ट किया, आपने बता दिया ये शुगर है, ठीक है, ये आपने, ये क्या हुआ, क्वालिटी हुआ, मतलब आपने क्वालिटी बताई है, ठीक है, कि शुगर है। ये नहीं बताया कि ये कितनी मिकदार में है, ठीक है। जैसे आपको एक गिलास पानी दिया जाए और उसमें 1 चम्मच शुगर हो, ठीक है, आप बता देंगे इस पानी के अंदर शुगर है क्योंकि उसके टेस्ट से, ठीक है, ये क्या हुआ, क्वालिटी हुई, ठीक है। क्वांटिटी आप कैसे बताएंगे कि एक गिलास में कितनी मतलब कि शुगर है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आप सैंपल की क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। इसके ब्रांच तो होगी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन के ऊपर।
यहाँ मैटर की डेफिनेशन बताइए। मैटर इज़ सिंपल डिफाइन एज एनीथिंग डैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा, दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिन जो मतलब कि वज़न रखती हों और जगह घेरती हों, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी चीज़ आप माइंड में इमेजिन करें। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मतलब कि कोई पेंसिल पेन वगैरह हैं, उनका एक वज़न भी होगा और वो स्पेस भी घेरती होंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती, है ना सोचने की बात। आप खुद देखें, सोचिएगा भी सही, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता भी देता हूँ, ये जो रोशनी है ना, ये मैटर नहीं है। ठीक है, आप देखें, रोशनी ना ही जगह घेरती है ना ही वज़न रखती है। ठीक है, आप कमरा आपका छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोशनी रोशनी ही रहेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बल्ब है जो बड़े रूम में जलाया हुआ है, उसे छोटे रूम में लगा दें तो रूम टूट जाएगा। ठीक है, या उसकी वॉल पे कोई इफ़ेक्ट होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि रोशनी ना मैटर नहीं है, ना वो वज़न रखती है ना वो जगह घेरती है। और इसके अलावा आपकी जो आवाज़ है, साउंड, ठीक है, वो भी ना ही वो भी एक मैटर नहीं है, क्योंकि आप छोटे कमरे में बोलें बड़े कमरे में बोलें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी मैटर नहीं है। इसके बला आगे, आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल थिंग अराउंड अस आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या मैटर होती हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर डैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब मैटर की ना 3 स्टेट्स होती हैं, एक वो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। ठीक है, सॉलिड्स वो होते हैं जो मतलब कि हार्ड होते हैं, लिक्विड वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे पानी वगैरह, ये क्या है, लिक्विड है। और गैस जो होती है वो हवा वगैरह, ये क्या है, ये गैस है। ठीक है, ये 3 जो है कंडीशन है मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज अ सब। मतलब एक ऐसा मैटर जो प्योर फॉर्म में हो, वो क्या होगी, सब्सटेंस होगी। ओरिजिनल फॉर्म, मतलब आपको एक कॉपर की तार दी जाए, ठीक है, वो क्या होगी, ओरिजिनल फॉर्म में होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंस बोलेंगे। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टर, वेराज मतलब कि जो हर सब्सटेंस जिसकी जो कंपोजिशन है ना वो फिक्स्ड हो, स्पेसिफिक्स हो, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक है ना वो भी एक हों। जैसे आप पानी को ले लें, ठीक है, पानी की कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है। वाटर मतलब कि H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी और इसका करैक्टर भी सेम होगा। ठीक है, वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। मतलब ऐसी चीज़ जो इम्प्योर हो, मतलब कि जैसे सोल्यूशन हो जाए वाटर का और शुगर का, ये इम्प्योर हो है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जो सेम होते हैं, मतलब सेम चीज़ों से मिलकर बने हों, जैसे मिट्टी है ना, जैसे रेत है ना, इसमें सेम होती है कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है। आप मिट्टी कहीं से भी ले लें, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, और कुछ ऐसे होती हैं डिफरेंट होती हैं हेट्रोजीनियस, जिसमें मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है ना, वो सेम नहीं होती। ठीक है, वी नो डैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जो सब्सटेंस होती हैं उनकी फ़िज़िकल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल भी होती हैं। दी प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि सब्सटेंस की वो खसूसियात जो फ़िज़िकल स्टेट से बिलोंग करती हैं वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल। किसी चीज़ का कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट होगी, हार्डनेस होगी, शेप्स होगी और क्रिस्टल होगी। ठीक है, ये उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी। अच्छा, फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। मतलब जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये पानी में मतलब कि तब्दील हो जाती है। ये क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉयल्स टू गिव स्टीम। मतलब कि जब हम पानी को मज़ीद उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो बुखारात में चेंज हो जाएगा, स्टीम्स मतलब बुखारात में। इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम।
इसका मतलब ये है कि ये तीनों प्रोसेस में ना, जब हमने बर्फ़ से पानी का बनना और पानी से फिर बुखारात का बनना, इन तीनों चीज़ों में ना फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है। मतलब पहले वो बर्फ़ थी, फिर वो पानी बन गया और फिर वो गैस बन गई, लेकिन उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। जब वो बर्फ़ थी तब भी उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। जब वो पानी बना तब भी उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जब वो बुखारात बना तब भी उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मतलब कि कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, लेकिन फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है। इसको बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। जब सब्सटेंस केमिकल चेंज है ना, जैसे आग का जलना, किसी लकड़ी को जला दें, ठीक है, क्या वो राख बन जाती है, ठीक है। और लकड़ी और राख, इनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, ठीक है। इन दी इट्स कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। मतलब पहले वो लकड़ी थी, जब हमने उसको जला दिया तो राख बन गई, एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन केमिकल चेंज एज इट्स प्रोडक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। मतलब जब वाटर की डिकम्पोजिशन, मतलब जब वाटर को तोड़ा जाए और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाए और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाए, ठीक है, ये क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। ऑल मटीरियल्स आर एदर, अब सब मतलब जितने भी दुनिया में मटीरियल्स होते हैं ना, वो सब्सटेंस भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे उन्होंने एक सिंपल सा मतलब कि ग्राफ बना के समझाया हुआ है। जो मैटर है वो 2 चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक मिक्सचर होता है और एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नीचे मज़ीद सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूँ। जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको हम कोई भी एक चीज़ लें, उसको हम डिवाइड करते रहें, मतलब कि उसको तोड़ते रहें, एक ऐसा पॉइंट आएगा उसे हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और वो जो चीज़ होगी है ना, उसको हम बोलते हैं एटम। समझ आई इस बात की? मतलब कोई भी चीज़ लें, उसको हम तोड़ते रहें, आम आँख से फिर नज़र नहीं आएगा, फिर हम माइक्रोस्कोप लेंगे, फिर उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा वो मज़ीद डिवाइड ही नहीं होगी, और वो जो ओरिजिनल शेप होगी, जो ओरिजिनल वो मटेरियल होगा, उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। और एटम, जब 2 एटम आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट। 2 एटम जब सेम एटम, मतलब कि H2, हाइड्रोजन एक एटम है, जब H2 हो जाएगा वो एलिमेंट बन जाएगा, एलिमेंट, ठीक है। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे वाटर ना एटम है ना एलिमेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं। इन दी अर्लियर एज ओनली 9 एलिमेंट्स। ये जो 9 इसमें ये बताया कि फर्स्ट में ना ये 9 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे। कार्बन, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। At that time, it was considered that elements are the substance and could not be broken down into simple units by ordinary chemical process. मतलब उस टाइम ये सोचा जाता था कि ये एलिमेंट्स हैं ना, ये सब्सटेंस हैं और इनसे मज़ीद हम डिवाइड नहीं किए सकते, ठीक है। अनटिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं सदी तक 63 एलिमेंट्स, मतलब 63 एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर हो चुके थे 19वीं सदी तक, ठीक है। अब जो है ना 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें जो 92 हैं वो नेचुरल हैं और जो बाकी हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मतलब कि लैब्स वगैरह में प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो एलिमेंट्स की, उसकी वो ये है, इस जो है ना, अच्छा, वो जो ऊपर वाला था उसमें हमने हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन करनी है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन करनी है। इसमें जो ये ऊपर है ना, ये तो MCQs के लिए हैं, जैसा आपने याद करना है, ठीक है। और जो इसमें एलिमेंट्स है ना, इसकी आपने डेफिनेशन को तैयार करना है, ठीक है। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, वही बात, मतलब कि सेम एटम्स होने चाहिए,
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स मीन्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और इसमें एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो भी सेम होना चाहिए, और इनको हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। इट मीन्स डैट ईच एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स डैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो यूनिक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि यूनिक मतलब सिंगल एटम से, जैसे H2O2 ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये यूनिक मतलब सिंगल एटम से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन और O2 में ऑक्सीजन, ये क्या यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स अकर्स इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। मतलब एलिमेंट्स नेचर में फ्री भी हो सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जो मतलब इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना वो फ्री नहीं रहते, ठीक है। ऑल द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज हैं, मतलब कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं। क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ज़मीन पर और समंदरों में और हमारे जो है ना एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ टेबल एक दिया गया है, ये भी टेबल MCQs के लिए करना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 47% है, कहाँ पे, ज़मीन पर। और पानी में जो ओशन है, समंदरों में ऑक्सीजन कितनी है, 86%, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कितनी है, 21%, ठीक है। सिलिकॉन 28% है, ठीक है, अर्थ पर। और एल्युमिनियम जो है ना वो 7.8% है। ऑक्सीजन ओशन में कितनी है, 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8%। क्लोरीन इसलिए ओशन में प्रेजेंट होती है कि आपने देखा होगा समंदरों का पानी पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो नमकीन होता है, उसमें नमक होते हैं, मतलब NaCl की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नमक होता है जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं होता। नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, और आर्गॉन जो है ना वो 0.9% है। अच्छा, नीचे उसने बताया हुआ है एलिमेंट्स में भी सॉलिड, जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सोडियम हो गई, कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक, गोल्ड, ठीक है, ये क्या हो गए, ये मतलब कि हार्ड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड्स में होते हैं। जितने भी मतलब एटम्स हैं ना, दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड में पाए जाते हैं, एक मरकरी जो आपने देखा होगा अक्सर ना, जिसको पारा भी बोलते हैं ना, और ब्रोमीन। ये दो एलिमेंट्स हैं जो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू मेटल्स। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, और या ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। जो 80% होते हैं ना एलिमेंट्स वो मेटल्स होती हैं, मतलब ज़्यादातर जो है ना वो मेटल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम इसको कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेबल दिया गया हुआ है। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। मतलब इंसान की बॉडी का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है ना वो पानी से मिलकर बना हुआ है। 65% to 80% जो मास है ना वो पानी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास। मतलब कि अपनी हमारी जो बॉडी है ना उसमें 99% सिर्फ 6 एटम्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। ऑक्सीजन होगी, कार्बन ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%, ठीक है। पोटाशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम एंड सोडियम जो है ना 0.8% होती हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा हैं। कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब एटम हैं, ठीक है। ये 0.2% होता है हमारी बॉडी में, ठीक है।
एलिमेंट्स को जैसे ना आपको, अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको आपकी शनाख्त के लिए आपके वालिदैन ने आपका नाम रख दिया है, ठीक है, उसामा, अली, कुछ भी, एनीवन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह अब एलिमेंट्स को क्या हुआ, उनका एक नाम रखा गया, एक सिंबल बनाया गया जिससे हमें पहचान हो सके भाई ये एलिमेंट्स ये है, ठीक है। अब अगर आपका नाम ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा भाई आप कौन से स्टूडेंट्स हैं। इस तरह एलिमेंट्स का भी एक सिंबल होते हैं, ठीक है, विच इज़ एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जो एब्रीवेशन होते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ डैट एलिमेंट्स इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। मतलब कि जो हम सैम्पल्स लेते हैं वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लैटिन में होते हैं, ग्रीक, जर्मन। ये जब एटम डिस्कवर हुए थे तब ही साइंस जो वहाँ के साइंसदान थे उन्होंने ही इनका नेम रखे थे, ठीक है। इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल, मतलब कि एक लेटर, अगर ये एक लेटर होगा ना तो वो कैपिटल होगा, जैसे हाइड्रोजन, ये एक एटम्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना उसको एच, हाइड्रोजन मतलब सिंगल सिंबल है उसका, इसलिए उसको हम कैपिटल लिखते हैं हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का भी सिंगल है तो उसको भी कैपिटल लिखेंगे। कार्बन भी सिंगल सिंबल हो ना, जिसमें मतलब कि जिसके सिंबल में सिर्फ एक लेटर हो, ठीक है, सिंगल लेटर हो, ठीक है, उसको हम कैपिटल लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। लेकिन जब दो लेटर हो, है ना, तो जो पहला जो होगा वो कैपिटल लिखेंगे और जो दूसरा होगा वो मतलब कि स्मॉल लेटर लिखेंगे। जैसे कैल्शियम में सी देखें बड़ा है, बड़ा सी है, और जो ए है वो छोटा है, छोटा ए बी सी से लिया हुआ है, इसे स्मॉल लेटर बोलेंगे, ठीक है। सोडियम में देखें तो नाइट्रोजन जो है ना, मतलब कि जो एन है वो कैपिटल है, लेकिन जो ए है वो क्या है, स्मॉल लेटर है। इस तरह क्लोरीन में भी। द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी पता क्या होती है, ये कंबाइन होने की सलाहियत। वैलेंसी मतलब किसी भी एटम पे चार्ज, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ना बस इसको मतलब इस तरह तैयार कर लें, क्योंकि आपको अगर मैंने अभी से वैलेंसी का कंसेप्ट दे दिया तो आपके दिमाग में कुछ नहीं पढ़ना और सब कुछ आपको भूल जाना है, ठीक है। आप बस इतना याद करें कि हर एटम्स की जो वैलेंसी को आप ऐसे समझ लें, फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं। अब कोई एक लड़का है, सिर्फ वो एक दोस्त बनाते हैं, ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो 3 दोस्त बनाती हैं, मतलब कि वो उसके 3 फ्रेंड होंगे, ठीक है, और वो बनाते भी 3 दोस्त हैं। वो जहाँ भी जाएंगे वो 3 दोस्त बनाएंगे, इससे ज़्यादा दोस्त नहीं बना सकते, ठीक है। और अब हर लड़के की ना ये एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होगी ना कि वो कितने फ्रेंड बनाते हैं। एक जो है वो एक दोस्त बनाता है, दूसरा वो 2 दोस्त बना रहा है, तीसरा एक ऐसा लड़का है जो 3 दोस्त बना रहा है, ठीक है। अब ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह एटम्स की भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको वैलेंसी बोलते हैं। जैसे वो एक लड़का एक दोस्त बनाते हैं तो वो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस तरह से एक लड़का 3 दोस्त बना रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, एक मतलब कि वैलेंसी बस आपको इसका कंसेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा आगे जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस इतना याद करें कि वैलेंसी क्या होती है, मतलब कि दोस्त बनाने की सलाहियत। आप इस तरह कंसेप्ट ले सकते हैं, जैसे एक बंदा एक दोस्त बनाते हैं मतलब उसकी एक वैलेंसी है, ठीक है, 1 वैलेंसी, मतलब कि वो एक ही दोस्त रखता है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 एटम टू दैट एलिमेंट्स। मतलब कि एक जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है ना उसको भी हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दोस्ती को हम वैलेंसी बोलते हैं ना, दोस्त बनाने की सलाहियत, इस तरह हम एटम में बॉन्ड बनाने की सलाहियत। अब जो हाइड्रोजन है ना ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये एक ही दोस्त रखते हैं, सिर्फ एक ही एटम के साथ जाके अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा। अटैचमेंट मतलब बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1। अब क्लोरीन है, उसकी भी वैलेंसी 1 है, वो भी एक दोस्ती रखता है, इससे ज़्यादा नहीं रखता, ठीक है। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। उसको भी एक दोस्त बनाना था, उसको भी एक दोस्त बनाना था। वो अब ये क्या हो गए, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल उसको बोलते हैं कि जो
और दोस्त नहीं बनाएंगे, बस उनका जो कोटा है ना वो पूरा हो गया है। मतलब उन्हें और चाहत भी नहीं है कि वो तीसरे दोस्त को ऐड करें, क्योंकि उसकी भी लाइफ का रूल्स था, उसने एक दोस्त बनाना था, उसका भी रूल्स था कि उसने एक दोस्त बनाना था। हाइड्रोजन और क्लोरीन इसलिए एक एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वैलेंसी जो है ना वो 1 होती है। इस तरह अब दूसरी एग्जांपल देखें, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन तो एक ही दोस्त बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना वो 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन की मतलब कि अब 3 दोस्त हैं, ठीक है। आप इस तरह देखते हैं, अली, उसामा और अहमद, ठीक है। अब उसामा जो है ना वो 2 दोस्त बनाते हैं, अली और अहमद जो है ना वो उसामा के दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन अली का सिर्फ एक दोस्त है उसामा, और अहमद का भी एक ही दोस्त है उसामा, ठीक है। अली और अहमद के कितने दोस्त हुए? एक एक दोस्त हुआ उसामा। उसामा के कितने दोस्त हुए? 2, एक अली और एक अहमद, ठीक है। इधर ऑक्सीजन की वही मिसाल है। ऑक्सीजन 2 एटम्स, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, वो 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो उसने 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी, मतलब दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसने ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखें, एक ये हाइड्रोजन है, इसने भी, ये देखें यहाँ पे, ये अब हाइड्रोजन है, उसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन ने भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो भी दोनों हाइड्रोजन के साथ। आई होप आपको समझ आ। इधर हम देखें, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। कोई भी एटम्स वो जितने बॉन्ड बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से वैलेंसी। अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और तीनों हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगर इंडिविजुअल एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसने तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, उसका एक ही दोस्त है नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के 3 दोस्त हैं, तीनों हाइड्रोजन, मतलब कि क्लास में एक 4 लड़के पढ़ते हैं, 3 का नाम अली है, एक का नाम उसामा है, ठीक है। अब जो तीनों अली है ना वो एक एक दोस्त रखते हैं, ठीक है। उन तीनों ने उसामा के साथ दोस्ती कर ली है। उसामा ने 3 दोस्त रखे हुए हैं, तीनों का नाम अली है। यहाँ पे आप ऐसे देखें, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन जो एटम है वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, तो उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन रखे हुए हैं, 3 डिफरेंट दोस्त रखे हुए हैं। कार्बन पे आते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। नीचे उसने बताया भी यही हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की 1, 2, 3 और 4 जो है ना वो वैलेंसी होती है, ठीक है। इसके नीचे जो पैराग्राफ है, इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस बाय एन एटम। अच्छा, आयनिक कंपाउंड का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड आपको मैंने पहले बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एटम्स, तो वो कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? वो कंपाउंड है। और अमोनिया गैस जो है ये भी कंपाउंड है, ठीक है। और जो मीथेन है, कार्बन CH4, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मुकम्मल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा, आपने पीछे पढ़ा भी होगा, आपको रिवाइज़ हो जाता है, ठीक है। एटम्स के अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन होते हैं, मज़ीद इलेक्ट्रॉन के अंदर मतलब कि एक एटम्स के अंदर मज़ीद पार्टिकल मौजूद होते हैं। एक पार्टिकल होते हैं जो सेंटर में होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आगे चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे तरीके से फिर इसको पढ़ेंगे डिस्कवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिन पे
नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है एटम्स के, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ बना के। अब ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन, और इसके गिर्द ये जो एक ऑर्बिटल है ना, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जो उसके एटम्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ सेंटर में प्रोटॉन के साथ जो है ना वो न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। आगे हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। उसने बताया हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी नंबर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें ना जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं ना, तो एटम्स बॉन्ड किस तरह बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दो आप दोस्त हैं, एक आपके पास रोटी है, दूसरे के पास सालन है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपस में मिलकर खाते हैं, शेयर करके खाते हैं, ठीक है। इससे आपकी भी भूख मिट जाती है और उसकी भी भूख क्या हो जाती है, वो अच्छा, इस तरह दोनों भी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। आप भी स्टेबल, वो भी स्टेबल, उसकी भी भूख मिट जाती है, आपकी भी जो भूख है वो मिट जाती है, ठीक है। अगर आप अपनी रोटी अपने दोस्त को दे दें तो आपके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप मतलब कि आपका पेट फुल है, ठीक है, आपको खाने की ज़रूरत, आपके पास जो रोटी है वो एक्स्ट्रा है, वो आपने सारी की सारी दोस्त को दे दी, उससे आपने सालन नहीं लिया, तो आपके साथ जो रिलेशनशिप बना है ना, इसको बोलते हैं आयनिक रिलेशनशिप। ये एग्जाम्पल थी समझाने के लिए। इसको अब एटम्स में अब अप्लाई करें तो NaCl, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, ये एग्जांपल तो रॉन्ग हो जाएगी, NaCl के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की। जो सोडियम होते हैं उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। वो कंप्लीट ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, भाई ये लो इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, ठीक है। कंप्लीट का कंप्लीट उठा के क्या कर देता है, क्लोरीन को दे देता है, तो उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ऐसा बॉन्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं, दो एटम्स के दरमियान ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसमें उसने ये बताया है कि जो उसका लूज़ या गेन करने वाली सलाहियत होती है ना एटम्स की, वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, लूज़ करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्लोरीन क्या है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अब दो दोस्त हैं ना, एक बंदा एक ही दोस्त बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, ठीक है। और दूसरा जो है वो अब मतलब कि एक अली और उसामा आपस में दोस्त थे, अली की हैबिट थी कि वो एक ही दोस्त बनाता है और एक ही दोस्त को छोड़ता है, ठीक है। अली क्या करता है, उसामा को छोड़ देता है, ठीक है। और जो अहमद है वो उसामा से फ्रेंडशिप कर लेता है। अहमद की भी खसूसियात है कि वो एक ही दोस्त बनाता है, उसने उसामा को दोस्त बना लिया, ठीक है। अब ये कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है। और इसमें जो हमें पता है अली की वैलेंसी क्या होगी, एक, क्योंकि वो एक ही दोस्त बनाता था और उसने एक ही दोस्त छोड़ा है, ठीक है। क्लोरीन ने एक ही दोस्त बनाया है, ठीक है, उसामा को, ठीक है। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हुई, 1, मतलब बॉन्ड बनाने की सलाहियत। इस तरह एटम में इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर करना और ट्रांसफ़र करना कि जो भी करैक्टरिस्ट होते हैं ना, खूबी होती हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है, ये पैराग्राफ हम रीड करते हैं कि एलिमेंट्स हैव लेस देन 4, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि अब 2 दोस्त हैं। ठीक है, एक के पास, आपके पास रोटी ज़्यादा है, दूसरे के पास सालन क्या है, वो कम है। अब जिसके पास सालन कम है वो क्या कर देगा, आपका अब वो कहेगा, वो रोटी तो आपसे नहीं लेगा लेकिन अपना सालन आपको दे देगा कि भाई आप खाओ, आप तो खुश रहो। ठीक है, मेरी खैर है। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल, मतलब आखिरी शेल में, वो 4 से कम होंगे तो वो क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, दे देते हैं कि भाई ये लो तुम ले जाओ। ठीक है, और जिनके ज़्यादा होते हैं 4 से, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे जिनके पास रोटी ज़्यादा होती है वो सालन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इनमें भी वही होते हैं जिनके पास ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं 4 से अबव आउटर मोस्ट सेल में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इनमें नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ उसने किया, एलिमेंट्स हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लॉस द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और 1 2 3, मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और अदर हैंड दूसरी तरफ जो 5 और 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें, जैसा कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है ना अपना मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो गेन करते हैं। यह ऑक्टेट, ये आपको आगे समझ आएगी, अभी आप इसको मतलब ऐसे रीड कर लें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और यहाँ आगे उसने ये बताया है, हैंस दे शो बैलेंस 3 2 एंड, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने और गेन करने की सलाहियत होती है वो उसके वैलेंसी होती है। नीचे उसने यही बताया हुआ है, A radical is a group of atoms that have some charge. Valency of some common elements are and radical are shown in table. ठीक है, बस आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो गए हैं तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं। लेकिन ये लेक्चर सिर्फ केमिस्ट्री एजुकेशन की तरफ से उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। और दुनिया की कोई ताकत भी आपको नहीं पढ़ा सकती जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, खुद नहीं कुछ सीखना चाहते। और आप सीखेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप यहीं के यहीं रह जाएंगे। ठीक है, यहीं तक हम लेक्चर आज का एंड करते हैं। तो कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें आपने क्या क्या करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ अगेन। इसमें आपने वैलेंसी के बारे में करना है, ये वैलेंसी की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसको बस जस्ट रीड करना है, और ये जो है ना वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैलेंसी की डेफिनेशन कर लेना, एग्जांपल कर लेना। ठीक है, और इतना भी पता होना चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होते हैं, एटम्स जिनके 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज़ करते हैं, और जिनके 5 से ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। और ये जो टेबल है ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है, एलिमेंट्स की डेफिनेशंस करनी है इसमें। ठीक है, बस एलिमेंट्स की डेफिनेशन करनी है, और ये जो बाकी जो थ्योरीज़ वगैरह लिखी हुई ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करनी है। ये जो डेफिनेशन है ये याद करके आपने लिखनी भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसके ऊपर ये यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल भी करनी है, मिक्सचर क्या होता है इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, सब्सटेंस की डेफिनेशन करनी है, मैटर की डेफिनेशन करनी है। और ये जितनी भी ब्रांचेस है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनकी जस्ट जो डेडलाइन है ना वो डेफिनेशन और एग्जांपल जो है ना वो आप कर लीजिएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री,
ठीक है। मैं इससे अब तो कोरोना वायरस है, अगर बाई चांस अगर फ़िज़िकल पेपर होवे भी, जब भी आप ये लेक्चर ले रहे होंगे, अगर फ़िज़िकल पेपर होवे तो ये पेपरों में 2 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आता है, 2 से 4 नंबर के ये डेफिनेशंस वगैरह। तो आप ये डेफिनेशंस और मतलब कि इनके एग्ज़ाम्पल आप कर लीजिएगा, और ऊपर वाले पैराग्राफ में जस्ट केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। और इसी लिहाज से मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। तो अपना ख्याल रखिएगा और डेली का काम डेली कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। और केमिस्ट्री एजुकेशन की तरफ से सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अपने जितने भी दोस्त, मैं यह नहीं कह रहा कि आप ऐसे शेयर कर दें, ऐसे दोस्त जो ख़ुद से सीखना चाहते हों, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।